हम्म आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे मामले की तह तक जाने वाले हैं जो हमारी कानून व्यवस्था, समाज और रिश्तों की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। बिल्कुल, और ये सच्चाई काफी उलझी भी है। हाँ, हमारा मिशन आज ये समझना है कि जब शादी का प्रलोभन या झूठा वादा एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता है तो शोषण की परतें कितनी गहरी हो सकती हैं। सही कहा। और हमारे पास जो केस फाइल्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वे बेगूसराय जिला न्यायालय में दर्ज एक हालिया मामले की पूरी तस्वीर पेश करते हैं। अब देखा जाए तो अदालतों में ऐसे मामलों की कोई कमी नहीं है जहां शादी का झांसा देकर यौन शोषण की शिकायतें आती हैं। बहुत आम बात हो गई है आजकल। लेकिन इस मामले में एक ऐसा ट्विस्ट है जो इसे बिल्कुल अलग और बेहद गंभीर बना देता है। यहाँ शिकायतकर्ता कोई आम नागरिक नहीं है। जी, वो खुद पुलिस महकमे का हिस्सा है। बिल्कुल, वो एक महिला सिपाही है और जिस पर आरोप है वो कोई और नहीं बल्कि एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई है। ये स्थिति वास्तव में दिमाग को झकझोर देती है। अच्छा, सोचने वाली बात है कि जब कानून के रक्षक खुद ऐसी स्थिति का शिकार होने लगें, अपने ही डिपार्टमेंट में सुरक्षित ना हो, तो मामला कितना पेचीदा हो जाता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये केस सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। ये पावर डायनामिक्स और भरोसे के भयानक दुरुपयोग की एक केस स्टडी है। और उस सिस्टम की विफलता की भी, जिसका हिस्सा ये दोनों लोग खुद हैं। एग्जैक्टली। जब दोनों ही पक्ष पुलिस विभाग से जुड़े हों तो आम जनता यही सोचती है कि भाई इन्हें तो कानून की पूरी समझ होगी। हाँ, लोग सोचेंगे कि ये तो आसानी से न्याय ले लेंगे। लेकिन इस महिला सिपाही को इंसाफ के लिए जिस तरह दर-दर भटकना पड़ा है, वो हमारे सामने मौजूद रिकॉर्ड से बहुत ही डरावने तरीके से उभर कर आता है। इस पूरे मामले की ग्रेविटी को समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत से लेकर कोर्ट के दखल तक हर एक कदम का बहुत गहराई से विश्लेषण करना होगा। मैं सहमत हूँ, हमें बिल्कुल शुरू से देखना होगा। मैं यही सोच रहा था कि दोनों पुलिस में हैं, दोनों कानून की बारीकियों को समझते हैं, फिर ये शुरुआत हुई कैसे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। कोई इतनी आसानी से झांसे में कैसे आ सकता है? अगर हम करीब 5 साल पीछे जाएं, तो इस कहानी की जड़ें थाने या किसी ड्यूटी पर नहीं मिलती। हाँ, इसकी शुरुआत डिजिटल दुनिया में हुई थी, फेसबुक के जरिए। बिल्कुल। दोनों बेगूसराय जिले में ही पोस्टेड थे, लेकिन उनकी पहली जान पहचान सोशल मीडिया पर हुई। फेसबुक पर बातचीत का सिलसिला चला और फिर दोनों ने आमने सामने मिलने का फैसला किया। अब यहाँ पर केस डिटेल्स में एक बहुत ही अहम बात सामने आती है। वो मिलने की जगह को लेकर जो बात थी। हाँ, जब एएसआई ने मिलने की बात कही तो महिला सिपाही ने बेगूसराय के टाउनशिप इलाके में मिलने का प्लान बनाया। टाउनशिप मतलब एक ओपन पब्लिक जगह? बिल्कुल, एक पब्लिक स्पेस। लेकिन आरोपी एएसआई इस बात पर अड़ गया कि नहीं, मुलाकात तो महिला सिपाही के किराए के मकान पर ही होगी। इस पॉइंट पर हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। ये सिर्फ जगह चुनने की बात नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल खेल की शुरुआत है। देखिए, कोई भी पब्लिक जगह जैसे कि टाउनशिप का इलाका एक नेचुरल सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी देता है। सही बात है, वहाँ भीड़ होती है, लोग होते हैं। महिला सिपाही का पब्लिक स्पेस चुनना एक बहुत ही नॉर्मल और सेफ कदम था, लेकिन आरोपित का प्राइवेट स्पेस यानी किराए के मकान पर ही मिलने की जिद करना, ये थोड़ा अजीब था। अजीब ही नहीं, ये दिखाता है कि चीजें कैसे पहले ही दिन से एक सोची समझी दिशा में मोड़ी जा रही थीं। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था? बिल्कुल नहीं। किसी भी रिश्ते की शुरुआत में, खासकर जब आप पहली बार मिल रहे हों, सामने वाले को उसके कंफर्ट जोन से निकालकर एकांत में ले जाना एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव होता है, ताकि वो उसे आइसोलेट कर सके। हाँ, ये विक्टिम को आइसोलेट करने की एक रणनीति होती है। और आखिरकार हुआ भी यही। बातचीत उसी किराए के मकान पर तय हो गई जहां आरोपित एएसआई पहुंचा। बातचीत शुरू हुई और फिर उसने विक्टिम का भरोसा जीतने के लिए एक ऐसा कार्ड खेला जो हमारे भारतीय समाज में अचूक माना जाता है। वो जाति वाला कार्ड। हाँ, उसने कहा हम दोनों एक ही जाति के हैं, हम लोग शादी कर लेंगे। ये बहुत ही गहरी बात है। ये सुनकर मुझे सच में हैरानी हुई कि कैसे जाति और शादी के वादे को एक टूल, एक चाबी की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि सामने वाले के सारे डिफेंस मैकेनिज्म एक झटके में गिर जाएं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। हमारे समाज में शादी को लेकर सबसे बड़ा डर या रुकावट क्या होती है? अक्सर जाति ही होती है। बिल्कुल। जब कोई सामने से आकर ये कह दे कि अरे हम तो एक ही जाति के हैं, परिवार भी मान जाएगा, शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी, तो सामने वाला इंसान रिलैक्स हो जाता है। हाँ, वो दरअसल सामने वाले के दिमाग में चल रहे हर संशय, हर डाउट को शांत कर रहा है।
उसने सिर्फ एक सोशल एक्सेप्टेंस का भ्रम नहीं पैदा किया, मैनिपुलेशन टेक्निक है। और इसी भरोसे की बुनियाद पर उसने उस महिला सिपाही को मानसिक रूप से अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल, लेकिन ये सुरक्षित भविष्य का भ्रम बहुत जल्दी टूट गया। केस की फाइलें बताती हैं कि इसी वादे के तुरंत बाद आरोपित एएसआई ने महिला सिपाही के साथ फिजिकल होने की कोशिश की, जो कि बहुत ही शॉकिंग है। महिला सिपाही ने इसका कड़ा विरोध किया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मना करने के बावजूद आरोपित ने उसके साथ जबरदस्ती की और यौन शोषण किया। ये साफ तौर पर अपराध था। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी। इसके बाद यौन शोषण का ये सिलसिला लगातार चलता रहा। मतलब वो जो शादी का वादा पहली मुलाकात में किया गया था, वो दरअसल इस शोषण को महीनों और सालों तक कंटिन्यू रखने का एक लाइसेंस बन गया था। ये जबरदस्ती और उसके बाद शोषण का एक पैटर्न बन जाना इस बात को चीख चीख कर साबित करता है कि यहाँ कंसेंट यानी सहमति का कोई वजूद ही नहीं था। बिल्कुल, जब एक बार बाउंड्रीज तोड़ दी जाती हैं और उसके ऊपर से शादी के वादे का भारी साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल दिया जाता है, तो पीड़ित अक्सर एक ऐसे लूप में फंस जाता है जहां उसे लगता है कि शायद अगर मैं चुप रहूं तो आगे चलकर चीजें ठीक हो जाएं। उसे लगता होगा कि शायद ये शादी कर ही ले। हाँ, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा बॉन्डिंग है। यहाँ हम जो देख रहे हैं वो कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये क्या है? ये पूरी तरह से एक तरफा कंट्रोल और पावर का मिसयूज है। और यहाँ मामला वास्तव में बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा के लिए इस तरह के धोखे में आंखें बंद करके नहीं रह सकता। बिल्कुल, एक ना एक दिन तो सच सामने आना ही था। इस पूरी कहानी में वो टर्निंग पॉइंट तब आता है जब महिला सिपाही आरोपित एएसआई को अपने मोबाइल पर किसी दूसरी लड़की से सीक्रेटली बातचीत करते हुए पकड़ लेती है। ये बहुत बड़ा मोमेंट था। हाँ, ये वो मोमेंट था जब सच्चाई का आमना सामना उस भ्रम से हुआ जो शादी और जाति के नाम पर इतने सलीके से बुना गया था। ये घटना उस पूरे झूठ के महल के ढहने जैसी थी। जब महिला सिपाही ने ये सब देखा तो उसका भड़कना और विरोध करना बहुत स्वाभाविक था। बिल्कुल स्वाभाविक था। वो सिर्फ एक दूसरी लड़की से चैट करने का विरोध नहीं कर रही थी, वो उस पूरे छलकपट का विरोध कर रही थी। एग्जैक्टली उस धोखे का विरोध कर रही थी जिसका वो इतने लंबे समय से शिकार हो रही थी। और इस पॉइंट पर आरोपित का जो रिएक्शन था वो उसके असली इरादों को पूरी तरह से बेनकाब कर देता है। एकदम बेनकाब कर देता है। क्योंकि जब महिला ने सवाल उठाया तो आरोपित ने कोई सफाई नहीं दी, कोई माफी नहीं मांगी, उल्टे उसने महिला सिपाही के साथ बुरी तरह मारपीट की, उसे गालियां दी, और सबसे बड़ी बात, उसने शादी करने से साफ और सीधे तौर पे इनकार कर दिया। वो एक वादा जिस पर ये पूरा स्ट्रक्चर टिका था, उसे एक ही झटके में कूड़ेदान में डाल दिया गया। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो यहाँ एक और बहुत ही गंभीर एंगल सामने आता है जो अक्सर ऐसे मामलों में छुप जाता है। आप किस एंगल की बात कर रही हैं? ये मामला सिर्फ विश्वासघात, इमोशनल ट्रॉमा या शारीरिक शोषण तक ही सीमित नहीं था। अच्छा। रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि इस पूरे समय के दौरान आरोपित एएसआई ने जमीन खरीदने के नाम पर पीड़ित महिला से बहुत सारा पैसा भी ऐंठ लिया था। मतलब हद है। एक तरफ आप किसी का इमोशनल और फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसे फाइनेंशियली भी निचोड़ रहे हैं। ये तो पूरी तरह से शोषण का एक मल्टी लेयर्ड तरीका हो गया। एब्सोल्युटली, ये एक बहुत ही क्रिटिकल फाइनेंशियल एंगल है। ये दिखाता है कि ये कोई जज्बातों में उठाया गया कदम नहीं था। तो फिर ये क्या था? ये एक सोची समझी कैलकुलेटेड ठगी थी। शादी के वादे का इस्तेमाल करके न केवल शरीर पर अधिकार जमाया गया, बल्कि एक वर्किंग वुमेन की गाड़ी कमाई भी ले ली गई। हाँ, उसकी सेविंग्स को भी चालाकी से अपने नाम कर लिया गया। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक इंसान पर हर तरफ से वार किया गया, लेकिन उस महिला सिपाही की हिम्मत की दाद देनी होगी। बिल्कुल, उसने हार नहीं मानी। जब आरोपित ने मारपीट की और शादी से मुकर गया तो वो इंसाफ और किसी तरह के सोल्यूशन की उम्मीद में आरोपित के घर पहुंच गई। उसने जाके उसके माता पिता को पूरी सच्चाई बताई। शायद उसे लगा होगा कि माता पिता तो समझेंगे, अपने बेटे को सही गलत का फर्क बताएंगे, या कम से कम कोई सामाजिक दबाव काम करेगा। लेकिन बदकिस्मती से वहां भी उसे वही रिजेक्शन मिला। फाइलों में दर्ज है कि माता पिता ने सच जानने के बावजूद न्याय का या उस लड़की का साथ नहीं दिया। उन्होंने पूरी तरह से अपने बेटे का डिफेंस किया। उन्होंने महिला सिपाही के साथ गाली गलौज की, उसे बेइज्जत करके वहां से भगा दिया और शादी की बात को पूरी तरह खारिज कर दिया। ये जो फैमिली सपोर्ट का रूप है ना, ये हमारे समाज की एक बहुत ही डार्क रियलिटी है। बिल्कुल, अक्सर हम देखते हैं कि जब किसी आरोपित को अपने ही घर से ऐसा अंधा सपोर्ट मिल जाता है तो उसका दुस्साहस 100 गुना बढ़ जाता है और पीड़ित के लिए इंसाफ के रास्ते और भी ज्यादा बंद हो जाते हैं। परिवार से दुत्कारे जाने के बाद उस पीड़ित महिला के पास क्या ऑप्शन बचा था? वो खुद एक पुलिसकर्मी है, तो लाजमी है कि उसने उस सिस्टम का रुख किया
जिसे वो दिन रात सर्व करती है। लेकिन यहाँ भी चीजें आसान नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है इस पूरे डीप डाइव का जो सबसे शॉकिंग, सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है, वो अब शुरू होता है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर वाला हिस्सा। हाँ, जिसे हम सिस्टम की अनदेखी कहते हैं। उसकी क्रोनोलॉजी को जरा ध्यान से देखते हैं। चलिए देखते हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 25 नवंबर 2025 को उसने सबसे पहले संबंधित थानाध्यक्ष यानी एसएचओ को अपनी लिखित शिकायत दी, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। सबसे पहले आप अपने लोकल थाने में ही जाते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और मैं चाहूंगी कि इस पर हम थोड़ा ठहर कर सोचें। एक महिला सिपाही जो खुद उनके महकमे के कर्मचारी है, महीनों तक अपने साथ हुए रेप, मेंटल हैरेसमेंट और आर्थिक ठगी की गुहार लगा रही है। आरोपी एक एएसआई है जो रैंक में सिपाही से ऊपर होता है। उस महिला ने नवंबर से लेकर जनवरी तक का अपना सारा समय सिर्फ गुहार लगाने में गुजार दिया, तो अंत में थक हार कर उसे कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। और अक्सर ऐसे मामलों में अदालतें ही वो आखिरी दरवाजा साबित होती हैं जहां से इंसाफ की रोशनी आती है। मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो पुलिस को एक्शन लेने पर मजबूर कर सके। बेगूसराय जिला न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को समझा। अदालत ने संबंधित थाने को क्लियर और स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि आरोपित एएसआई के खिलाफ बिना किसी देरी के एफआईआर दर्ज की जाए। ये कोर्ट का दखल ही है जिसने इस डेड हो चुके केस को वापस लीगल ट्रैक पर ला खड़ा किया है। और अब जब ये मामला दर्ज हो रहा है तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग लीगल डेवलपमेंट सामने आया है। क्या डेवलपमेंट है? हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पीड़ित महिला ने ये केस भारत के बिल्कुल नए आपराधिक कानून के तहत दर्ज कराया है। अच्छा, भारतीय न्याय संहिता के तहत। हाँ, जिसे हम बीएनएस कहते हैं। उसने इसकी धारा 64 और धारा 69 के तहत मामला दर्ज करवाया है। ये बहुत ही सही कदम है। अब मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए इन धाराओं को थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करें। खासकर ये बीएनएस 69, ये इस मामले में इतनी क्रिटिकल क्यों है? श्योर, मैं समझाती हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीगल शिफ्ट है। देखिए, बीएनएस की धारा 64 तो सीधे तौर पर रेप यानी बलात्कार के अपराध से डील करती है, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। जी, लेकिन असली गेम चेंजर है धारा 69। वो कैसे? पुराने कानूनों जैसे कि आईपीसी में शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने को लेकर बहुत स्पष्टता नहीं थी और अक्सर इसका फायदा उठाकर आरोपी बच निकलते थे। बिल्कुल, लेकिन नए कानून बीएनएस की धारा 69 खास तौर पर छल कपट यानी डिसीटफुल मीन से बनाए गए संबंधों को एक अलग और स्पष्ट अपराध मानती है। इसमें क्या लिखा है? इसमें साफ लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति शादी का झूठा वादा करके या नौकरी और प्रमोशन का लालच देकर यौन संबंध बनाता है और उसका इरादा असल में शादी करने का कभी था ही नहीं, तो वो इस धारा के तहत अपराधी है। बिल्कुल, और उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो इस केस में जहां जाति और शादी का लालच देकर सालों तक शोषण किया गया, वहां ये धारा 69 बिल्कुल सटीक बैठती है। एकदम परफेक्ट फिट है। वाह, मतलब नया कानून ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ बहुत ही स्पेसिफिक और स्ट्रांग है। ये जानना बहुत जरूरी था। जी, ये एक बहुत बड़ा लीगल वेपन है पीड़ितों के लिए। इसके अलावा केस डिटेल्स हमें इन दोनों की करंट पोस्टिंग के बारे में भी एक अपडेट देते हैं। हाँ, इन 5 सालों के लंबे अंतराल में और इस पूरे बवाल के बीच एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जरूर हुआ है। दोनों का ही ट्रांसफर बेगूसराय जिले से बाहर कर दिया गया है। फिलहाल एक खगड़िया जिले में पोस्टेड है और दूसरे का ट्रांसफर नवादा जिले में कर दिया गया है। तो मतलब अब दोनों अलग अलग जिलों में अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन जो कानूनी लड़ाई बेगूसराय के उस किराए के मकान और फेसबुक चैट से शुरू हुई थी, वो अब अदालत के हंटर के बाद एक नए और सीरियस मुकाम पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल सही। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समराइज करें तो ये सिर्फ एक अफेयर या कंप्लेंट की कहानी नहीं है। नहीं, ये हमें दिखाती है कि कैसे शादी और जाति जैसे शब्दों का इस्तेमाल समाज में एक मास्टर की तरह होता है, जिससे किसी का भी भरोसा तोड़ा जा सकता है। ये केस इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब सिस्टम अपनी आंखें मूंद लेता है, जब सीनियर्स अपने जूनियर्स की तकलीफ को दरकिनार कर देते हैं, तो एक इंसान कितना असहाय महसूस कर सकता है। और अंततः हमारी अदालतें ही वो आखिरी उम्मीद बनती हैं जहां से पावरफुल लोगों की जवाबदेही तय की जाती है। ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है। चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही प्रासंगिक बात छोड़कर जाना चाहूंगा। वो क्या है? हम सबने देखा कि ये पूरा मामला 5 साल पहले फेसबुक की एक चैट से शुरू हुआ था। हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में जब रिश्ते इसी तरह डिजिटल दुनिया से शुरू होते हैं
और फिर सालों बाद जब वे किसी ऐसे गंभीर लीगल बैटल में बदल जाते हैं। तो उन पुराने डिजिटल फुटप्रिंट्स का क्या होता है? मतलब 5 साल पुराने फेसबुक मैसेजेस, उस दिन के लोकेशन का डेटा या पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग्स। इन्हें प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल होता है। आज की तारीख में इन सबको अदालत में सबूत के तौर पर सही सलामत पेश करना और साबित करना किसी भी पीड़ित के लिए कितनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स चुनौती हो सकती है। ये तो एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। हम कहते हैं कि तकनीक ने लोगों को जोड़ना बहुत आसान कर दिया है, लेकिन जब बात इंसाफ की आती है तो वही पुरानी तकनीक किसी पीड़ित की कितनी मदद कर पाती है? ये डेटा रिट्रीव करना आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।